हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एमटीपी सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का एमटीपी डिटेल में हम डिस्कस करके यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। सिमिलरली कॉस्ट एफएम का एमटीपी भी हमने अपलोड कर दिया है। आज हम ओएमएसएम का जो एमटीपी है, पेपर नंबर 9 जो है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ओएमएसएम का एमटीपी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल का मतलब है विद सॉल्यूशन हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न बिल्कुल सिमिलर ही है जो कि आपको कॉस्ट एफएम में देखने को मिल रहा था। कॉस्ट एफएम में टोटलिटी में 10 क्वेश्चंस थे, ओएमएसएम में भी यहां पे टोटलिटी में 10 क्वेश्चंस रखे गए। 3 घंटे का आपका पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, ऑनलाइन आपका पेपर होगा। इसमें भी 4 सेक्शन रखे गए हैं, सेक्शन ए बी सी एंड डी, जो कि हमें यहां पे आंसर देना है। सेक्शन ए में अगर मैं बात करूं तो 20 एमसीक्यू रखे हैं। इसके बाद सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के। सेक्शन सी में 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, और सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है, जिसमें से एक ओएमएस में है तो एक एसएम में से। इस तरीके से ये पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सजेस्टेड आंसर की पूरी सीरीज हम अपलोड कर रहे हैं। एमटीपी मैं अपने सब्जेक्ट के तो कर ही रहा हूं, बाकी भी जो फैकल्टीज है हमारी, वो भी एक एक करके अपने सब्जेक्ट के अपलोड करेगी। टेस्ट सीरीज अगर आप देना चाहते हो, फ्री टेस्ट सीरीज, टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर हम फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको शेड्यूल भी वहीं पे बताएंगे, किस दिन कौन सा टेस्ट होगा, कौन से टॉपिक का टेस्ट होगा, सॉल्यूशन हम कब अपलोड करेंगे, सारी की सारी डिटेल आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। बाकी आपको अगर ये एमटीपी नहीं मिल रहा है वेबसाइट पे, आप टेलीग्राम चैनल से वो डाउनलोड कर सकते हो। सजेस्टेड आंसर आपकी वेबसाइट पे तो है ही इंस्टीट्यूट की, अगर वहां पे नहीं मिल रहा है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी भी जो रिवीजन सीरीज चल रही है हमारी, उसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सर, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस है, 20 एमसीक्यू है, एक एक नंबर इनकी वेटेज है, अकॉर्डिंगली 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। 20 के 20 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। आपने सही किया 1 नंबर मिलेगा, गलत किया नहीं मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंस्ट्रक्शन क्या है, ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर चॉइसेस। एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन गिवन है आपके पास हर क्वेश्चन के, एंड ओनली 1 इज करेक्ट, जिसमें से एक करेक्ट है, वो आपको सिलेक्ट करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द चॉइस विच अकॉर्डिंग टू यू रिप्रेजेंट द करेक्ट आंसर, आपको सिलेक्ट करके देना है। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट नंबर ए, अकॉर्डिंग टू रिसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट द एग्जांपल ऑफ वर्कर इन्वॉल्वमेंट इज। कहते हैं रिसेंट ट्रेंड जो है प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट का, उसमें हम जो वर्कर इन्वॉल्वमेंट का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, वर्कर को इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए, उसको क्या बोला जाता है? एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एससीएम, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी सर्कल, या फिर जस्ट इन टाइम। सर, वर्कर इन्वॉल्वमेंट इज द एग्जांपल ऑफ क्वालिटी सर्कल, तो थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। थ्योरी है, मोस्टली जो एमटीपी है, देखो वैसे तो ओएम के अंदर काफी सारा प्रैक्टिकल पोर्शन गिवन है स्टडी मटेरियल में, बट अगर मैं यहां पे आपका ये एमटीपी देखता हूं, इसमें बहुत कम प्रैक्टिकल पोर्शन गिवन है। और इवन मैं बात करूं तो लास्ट अटेम्प्ट जो हुआ था, अपना पेपर हुआ था लास्ट वाला, उसमें भी थ्योरी पोर्शन ज्यादा आया था, तो आप थ्योरी पे थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके चलना। पहले क्या होता था, पुराना जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंगली अराउंड 45 मार्क्स का आपको ओएम के अंदर प्रैक्टिकल मिल जाता था। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं लास्ट अटेम्प्ट या फिर ये जो एमटीपी है, इसको अगर कंसीडर करें तो आपको यहां पे 25 नंबर के आसपास ही प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है, बाकी यहां पे आपको थियोरी पोर्शन देखने को मिल रहा है। तो थ्योरी पे आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमने जो आपको वीडियो क्लासेस के साथ नोट्स दिए हैं, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि हर चीज हमने वहां पे बुलेट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में दी हुई है। अकॉर्डिंगली आप वहां से पढ़ते हो नोट से, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सेकंड, बी पार्ट, रूटिंग एंड शेड्यूलिंग बिकम्स रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड इन। कहते हैं जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, फ्लो प्रोडक्शन या मास प्रोडक्शन, कौन से मेथड ऑफ प्रोडक्शन में रूटिंग और शेड्यूलिंग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है?
तो सर इसका थ्योरेटिकल आंसर है बैच प्रोडक्शन के अंदर रूटिंग और शेड्यूलिंग जो होती है वो रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड होती है. नेक्स्ट सी, जनरली इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में प्रोडक्शन इज कैरिड आउट, प्रोडक्शन हम करते हैं टू प्रोवाइड फॉर स्टॉक एंड सप्लाई, सेटिस्फाई ए फ्यू रिच कस्टमर, मीट कस्टमर ऑर्डर, मीट गवर्नमेंट ऑर्डर ओनली. जब आप कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करते हो तो क्या आप गवर्नमेंट के ऑर्डर फुलफिल करते हो केवल, या कस्टमर का ऑर्डर आता है उसके हिसाब से काम करते हो, केवल कुछ रिच कस्टमर के ऑर्डर फुलफिल करते हो, या फिर माल बनाते रहते हो, स्टॉक करते रहते हो, बेचते रहते हो? सर आंसर इज वन. कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, माल बनाते रहते हैं, स्टॉक इकट्ठा करते रहते हैं और सप्लाई करते रहते हैं. वन विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट डी, बेंचमार्किंग. Benchmarking may be defined as the analytical tool to identify high cost activities based on Pareto analysis. Answer is no. Search for industrial best practices that lead to superior performance. Benchmark का मतलब ही क्या होता है, एक लेवल सेट करना. और वो लेवल सेट कैसे किया जाता है सर, इंडस्ट्री में जो बेस्ट प्रैक्टिस कंपनीज होती है, जो सुपीरियर परफॉर्मेंस वाली कंपनी होती है, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं. हम उनको एज ए स्टैंडर्ड मानते हैं, हम उनको अपना एक बेंचमार्क मान के उन्होंने जो अचीव किया इंडस्ट्री में वो हम अचीव करने की कोशिश करते हैं. तो सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट ई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द की एस्पेक्ट इन ए प्रोसेस स्ट्रेटजी. प्रोसेस स्ट्रेटजी में इनमें से कौन से की एस्पेक्ट कंसीडर किए जाते हैं? मेक और बाय डिसीजन, कैपिटल इंटेंसिटी, प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी. सर तीनों ही कवर किए जाते हैं. आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव. फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. प्रोसेस स्ट्रेटजी में हम मेक और बाय डिसीजन भी लेते हैं, कैपिटल इंटेंसिटी भी देखते हैं और प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी भी देखते हैं. नेक्स्ट वन एफ, द साइकिल टाइम सिलेक्टेड इन बैलेंसिंग ए लाइन must be greater than the smallest time element given in the problem. Answer is no. Less than the highest time element given in the problem. Answer is no. Slightly greater than the highest time element given in the problem. Yes. और लास्ट वन नहीं होगा, लेफ्ट टू द चॉइस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्वर, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो साइकिल टाइम जो है बैलेंसिंग लाइन में थोड़ा सा हम ज्यादा रखते हैं, हाईएस्ट एलिमेंट जो होता है गिवन इन द प्रॉब्लम उससे. आंसर विल बी थर्ड वन. नेक्स्ट वन जी, विच वन इज नॉट एन इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी. अगर आप प्रोडक्टिविटी मेजर कर रहे हो तो कहते हैं कौन सा इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इसमें से नहीं है. क्या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है? आंसर इज नो. सर बस यही इसका आंसर है, क्योंकि फाइनेंशियल रेशियोज भी यूज किए जा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी रेशियो भी हम कैलकुलेट करते हैं, मैन आवर आउटपुट तो मेनली यूज होता ही है. तो वन विल बी और करेक्ट आंसर. इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी नहीं है, टीक्यूएम नहीं है. नेक्स्ट वन एच, लीनियर प्रोग्रामिंग. एलपी जो आप पढ़ते हो, एलपी में जो आप इक्वेशंस बनाते हो, इज ए टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर. एलपी टेक्निक किसके लिए यूज की जाती है? प्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए, प्लांट लेआउट डिसाइड करने के लिए, प्रोडक्ट मिक्स के लिए, या मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंसी के लिए? तो सर एलपी टेक्निक होती है प्रोडक्ट मिक्स के लिए. कितना प्रोडक्ट कौन सा बनाए जो कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली हम मीट आउट कर सके और प्रॉफिट जो है हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनरेट हो सके. आंसर विल बी थर्ड वन. नेक्स्ट आई, फॉर ए मार्केटिंग मैनेजर सेल्स फोरकास्ट इज टू. एक मार्केटिंग मैनेजर के लिए सेल फोरकास्ट में करना क्या है मार्केटिंग मैनेजर को? डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स थ्रू ट्रांसपोर्ट टू सेटिस्फाई द मार्केट डिमांड. सर मार्केटिंग मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है माल को डिस्ट्रीब्यूट करना. अरेंजिंग द सेल्समैन टू डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द मार्केट. आंसर इज नो. सेल फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं हम. एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ यूनिट सेल फॉर ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड. सर यस, सेल फोरकास्टिंग का मतलब है एस्टिमेट द सेल यूनिट जो कि आने वाले फ्यूचर टाइम पीरियड में हम सेल कर पाएंगे. थर्ड वन विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट जे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैरायटीज दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन मास प्रोडक्शन. जब आप मास प्रोडक्शन करते हो, बल्क में प्रोडक्शन करते हो, तो प्रोडक्ट की वैरायटीज एक होती है, दो होती है, लार्ज वैरायटी इन स्मॉल वॉल्यूम. सर वो तो जॉब केस में होती है. फ्यू वैरायटीज इन लार्ज वॉल्यूम. सर यस, फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर. जब हम बल्क में मास प्रोडक्शन करते हैं तो वैरायटी कम होती है, लेकिन वॉल्यूम जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो एक हाई वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्शन करते हैं. फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन के, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इज एसोसिएटेड विद द क्वालिटी एश्योरेंस इन फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट. जो आप आईएसओ स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो उसमें क्वालिटी एश्योरेंस इन फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट जो है
उसके लिए कौन सा आईएसओ कौन सा स्टैंडर्ड यूज किया जाता है? सर आईएसओ 9003 है जो क्वालिटी एश्योरेंस इन फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, आईएसओ 9003. सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर. सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, एल, मार्केटिंग रिसर्च स्टडीज आर अंडरटेकन टू. हम जो मार्केट रिसर्च करते हैं क्यों करते हैं? टू मेजर ब्रांड लॉयल्टी ऑफ ए क्लास ऑफ कंज्यूमर. सर यस, हम जानना चाहते हैं कि कौन सा क्लास ऑफ कंज्यूमर है जो कि हमारे प्रोडक्ट के लिए लॉयल है, मतलब हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा परचेज करता है, जानना चाहते हैं. बिल्कुल. प्रेडिक्ट द मार्केट पोटेंशियल ऑफ ए प्रोडक्ट ऑन ए फ्यूचर डेट. बिल्कुल हम ये भी जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की क्या डिमांड हो सकती है. अंडरस्टैंड प्रोडक्ट प्राइस रिलेशनशिप. सर बिल्कुल ये भी जानना चाहते हैं कि अगर प्राइस बढ़ जाए तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कहां जाएगी, प्राइस कम हो जाए तो क्या सीन होगा. तो आंसर इसका होगा फोर्थ वन, ऑल ऑफ द अबव. मार्केट रिसर्च स्टडी के थ्रू हम ब्रांड लॉयल्टी ऑफ कस्टमर भी जानना चाहते हैं, फ्यूचर डेट में प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी ये भी जानना चाहते हैं, और प्रोडक्ट प्राइस रिलेशनशिप भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं. फोर्थ वन विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एम, which one of the following establishes a time sequence of operation. कहते हैं इनमें से कौन सा टाइम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन डिसाइड करता है? सिर्फ शेड्यूलिंग में टाइम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन डिसाइड किया जाता है. थर्ड वन विल बी योर करेक्ट आंसर, शेड्यूलिंग. शेड्यूलिंग. नेक्स्ट वन, एन, which of the following is referred to as the use of minimal amount of resources to produce a high volume हाई क्वालिटी गुड्स विद फ्यू वैरायटी. कहते हैं इनमें से क्या है जिसमें हम कम से कम रिसोर्सेज यूज करके हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन, हाई क्वालिटी गुड्स, फ्यू वैरायटी बनाना चाहते हैं? एससीएम, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, लीन प्रोडक्शन, या फिर जस्ट इन टाइम. सर आंसर विल बी थर्ड वन, लीन प्रोडक्शन. थर्ड वन विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ओ, OPQRST. ये जो 6 क्वेश्चन है ये हैं आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड. जो पहले 14 क्वेश्चंस थे वो थे आपके ओएम के, क्योंकि 70% आपका ओएम है और 30% एसएम है. तो लास्ट जो 6 एमसीक्यू है वो एसएम के गिवन है. द मैनेजरियल टास्क of implementing strategy primarily falls upon the shoulders of. कहते हैं स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो मैनेजरियल टास्क है उसकी प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? देखो वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स होते हैं सब पे होती है, बट क्वेश्चन जानना चाहता है प्राइमरीली किस पे है. फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर हु हैव डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सीइंग दैट की एक्टिविटीज आर डन प्रॉपर्ली. देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है बट प्राइमरीली नहीं होती. प्राइमरली अगर आप बात करोगे तो ऑल मैनेजर्स इज अटेंडिंग टू व्हाट नीड्स टू बी डन इन देयर रेस्पेक्टिव एरियाज ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. हर एक लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं, हर एक लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं उनका काम क्या है और कैसे उसको किया जाना है, उनके एरियाज में उनकी जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेन उनको काम करवाना है. भले ही फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर हो तो भी उन्हीं को काम कराना है. सीईओ का काम है केवल इंस्ट्रक्शन देना कि ये अचीव करना है अपने को. तो कहीं ना कहीं मेन जो है वो है ऑल मैनेजर. हर एक लेवल पे जो मैनेजर है, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट में परचेज मैनेजर, एचआर मैनेजर, इनके शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी स्ट्रेटेजी बनाई गई है उसको अचीव करने से रिलेटेड. बी, सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, पी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट इन ए फॉर्मल स्ट्रेटेजी. अगर आप बात कर रहे हो फॉर्मल स्ट्रेटजी की तो फॉर्मल स्ट्रेटजी का कौन सा इसमें से एक एलिमेंट नहीं है? गोल्स टू बी अचीव्ड, सर होता है. पॉलिसीज दैट गाइड और लिमिट एक्शन, सर पॉलिसीज भी होती है. एक्शन सीक्वेंस और प्रोग्राम्स दैट अकॉम्प्लिश गोल, सर एक्शन सीक्वेंस भी होता है. तो नन ऑफ द अबव विल बी योर आंसर. सर ये तीनों ही जो ऑप्शन गिवन है तीनों ही फॉर्मल स्ट्रेटजी के एलिमेंट होते हैं. सो आंसर विल बी फोर्थ वन, नन ऑफ द अबव. Next, Q, under SWOT analysis, strength, weaknesses, opportunities and threat. SWOT analysis, which of the following is not a corporate weakness? इनमें से
कौन सा कॉर्पोरेट वीकनेस नहीं है? कॉर्पोरेट वीकनेस सर, पुअर प्रोडक्ट मिक्स कॉर्पोरेट वीकनेस है, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट ये भी कॉर्पोरेट वीकनेस है, रॉ मटेरियल सोर्स डिस्टेंस सर ये कॉर्पोरेट वीकनेस में कवर नहीं किया जाता. थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर. रॉ मटेरियल सोर्सेज एट ए डिस्टेंस इज नॉट ए कॉर्पोरेट वीकनेस. नेक्स्ट आर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, SUV नहीं है ये SBU है. A strategic business unit is defined as a division of an organization that help in the marketing operation. क्या SBU marketing operation में help करता है? Answer is no. Enables manager to have better control over the resources. Sir, answer is yes. SBU strategic business unit जो है उसका main definition की आप बात करोगे तो it enables manager to have better control over the resources available. Second will be your correct answer. Next, which of the following is not a characteristics of strategic management that makes it different from other type of management? कहते हैं इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नहीं है जो उसको बाकियों से डिफरेंट बनाता है. मतलब 3 इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बाकियों से इसको डिफरेंट बनाता है, बट एक नहीं है. वो कौन सा है वो बताना है. इट हैज एन इंटरनल फोकस सर, होता है. इट हैज लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन, बिल्कुल स्ट्रेटेजी का लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन होता है. It concerns the present direction of the organization. Sir, answer is no. Present नहीं, future direction of the organization होता है. Third one will be your correct answer. Third one is not a characteristics of SM that makes it different from other type of management. And last T. Which of the following is an essential ingredient of BPR? Business process re-engineering का इसमें से कौन सा essential ingredient होता है? Continuous improvement of product process and technologies. Answer is no. Advanced planning in the area of technology, process and strategic partnership, etc. Answer is no. Fundamental rethinking and radical redesign of business process to achieve dramatic results. Sir, answer is yes. BPR, business process reengineering क्यों की जाती है? हम क्या करते हैं इसमें, बिजनेस प्रोसेस को रीडिजाइन करते हैं ताकि हम वहां से एक बेटर रिजल्ट अचीव कर सके. योर आंसर विल बी थर्ड वन. So these are the 20 MCQ जिसमें से 14 MCQ is related to operations management क्योंकि 70% OM का पोर्शन है, and 6 MCQs are related to SM because 30% is strategic management. एक एक नंबर की वेटेज है. अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा हुआ है चीजों को तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो. और मैं साथ में ये कहूंगा सिलेबस नो डाउट अपने को पढ़ना है, बट जो इंस्टीट्यूट ने बिट क्वेश्चंस की बुकलेट इश्यू करी हुई है वो जरूर पढ़ो आप. अगर आप वो पढ़ लेते हो तो आप एग्जाम में जो 20 MCQ जाएंगे, मेरा ये मानना है 12 से 13 MCQ, 12 से 13 भी नहीं, 12 से 15 MCQ आप ये मान के चलो उस बुकलेट में से ही आपको देखने को मिल सकते हैं. तो बिट क्वेश्चंस की बुकलेट जरूर पढ़ो. हम अभी आने वाले वीक के अंदर OMSM की जो बिट क्वेश्चन की बुकलेट है ICMI ने जो इंस्टीट्यूट ने इश्यू करी हुई है वो पूरी की पूरी आपको YouTube पे सॉल्व करवाने वाले हैं. तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. OMSM की बिट क्वेश्चन की बुकलेट भी हम यहाँ पे आपको सॉल्व करवाने वाले हैं. और कॉस्ट FM की अभी एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, बट अभी जो बचे हुए 4 या 5 लेक्चर्स हो रहे हैं वो भी हम यहाँ पे जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं. तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इसके बाद मूव करूंगा मैं सेक्शन बी पे. सेक्शन ए और बी, जैसा कि मैं बार बार इस बार बोल रहा हूं आपको, सेक्शन ए और बी मोस्ट स्कोरिंग सेक्शंस है. कम टाइम लगेगा आपको और ज्यादा आपको यहां पे रिजल्ट मिलेगा. 40 नंबर की वेटेज सेक्शन ए और बी में कवर हो जाएगी और इन 40 मार्क्स के लिए आपको 40 मिनट भी नहीं लगने वाले. OMSM में भी बिल्कुल ऐसा ही है. सेक्शन बी जो है इसके अंदर 1 वर्ड टाइप आंसर है. कहीं कहीं आपको एक लाइन में आंसर लिखना पड़ सकता है, बट मेनली अगर मैं बात करूं मेनली 1 वर्ड आंसर्स है. इसके अंदर मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चंस हैं 2-2 नंबर के, तो अकॉर्डिंगली 20 मार्क्स का ये पूरा का पूरा सेक्शन बी है. यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन का आंसर देना है आपने. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर का है. अब कई बार बच्चा कहता है सर केवल एक वर्ड का आंसर लिखने से क्या मेरे को 2 नंबर मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे. अगर किसी क्वेश्चन का आंसर है ही एक वर्ड में, आप 50 वर्ड कहां से लाओगे उसके? तो इंस्टीट्यूट का पर्पस बिल्कुल ये नहीं है
कि भाई आपसे 2 नंबर के लिए 2 लाइन लिखवानी है उनको, नहीं, वो आपका कॉन्सेप्ट और नॉलेज चेक कर रहे हैं, ना कि आपकी टाइपिंग चेक करना चाह रहे हैं। यहां पे इंस्ट्रक्शन है, ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय ए स्पेस वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू टाइप योर आंसर। तो टाइप योर आंसर के लिए आपको एग्जाम में स्पेस मिल जाएगा, उसमें आपको आंसर टाइप करना है। यहां पे नो डाउट इंस्टीट्यूट ने एक एक लाइन दी है, बट वहां पे आपको प्रॉपर स्पेस अवेलेबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन, विच रिसेंट ट्रेंड इन ऑपरेशन मैनेजमेंट यूज मिनिमल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ए हाई वॉल्यूम ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स विद सम वैरायटी। सर ये सेम क्वेश्चन अभी अभी ऊपर एमसीक्यू में भी तो था, जिसका आंसर हमने चूज किया था लीन प्रोडक्शन। एन जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द यूज ऑफ मिनिमल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ए हाई वॉल्यूम ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स विद फ्यू वैरायटी। सर लीन प्रोडक्शन इसका आंसर है। अब नो डाउट 2 नंबर का ये क्वेश्चन तो है, बट आपको यहां पे टाइप तो लीन प्रोडक्शन ही करना है। अब आप कहो सर क्या केवल लीन प्रोडक्शन लिखने से 2 नंबर मिलेंगे? जब आंसर इतना ही है तो बिल्कुल मिलेंगे, मैं बड़ा आंसर कहां से लेकर आऊं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका लीन प्रोडक्शन, 1 वर्ड आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन? कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के लिए मोस्ट सुटेबल लेआउट कौन सा है? बस लेआउट का नाम लिखना है। तो लाइन लेआउट जो है, दिस इज द मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। मिलेंगे आपको इसमें 2 नंबर मिलेंगे। व्हाट इज लीड टाइम? सर लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम होता है जिस दिन आप ऑर्डर प्लेस करते हो और वो ऑर्डर का माल आपको जिस दिन रिसीव होता है उसके बीच का टाइम गैप। जैसे अगर मैं कहूं आपने 16 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया और 20 तारीख को आपको वो माल रिसीव हुआ, तो जो 4 दिन का टाइम गैप है, दिस इज नॉन एज लीड टाइम। तो आप लिख सकते हो टाइम गैप बिटवीन द डेट ऑफ, अब इसमें नो डाउट थोड़ा सा लिखना है तो लिखना पड़ेगा, टाइम गैप बिटवीन डेट ऑफ प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर एंड डेट ऑफ रिसीविंग मटेरियल। ऑर्डर की डेट और मटेरियल रिसिप्ट की डेट के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है लीड टाइम। नो डाउट एक लाइन में आंसर लिखना है तो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, इन विच स्टेज, नेक्स्ट वन डी, इन विच स्टेज द मैनेजमेंट शुड ट्राई टू चेंज इट्स अप्रोच बाय चेंजिंग इट्स स्ट्रेटजी फ्रॉम बाय माई प्रोडक्ट टू ट्राई माई प्रोडक्ट। जो लाइफ साइकिल स्टेज होती है किसी भी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज, तो कहते हैं कौन सी स्टेज है जहां पे एक कंपनी अपनी स्ट्रेटजी को बाई माई प्रोडक्ट से ट्राई माई प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेती है? सर ग्रोथ स्टेज जो होती है, सेकंड जो स्टेज होती है ग्रोथ स्टेज, उसमें कंपनी बाई माई प्रोडक्ट से ट्राई माई प्रोडक्ट स्ट्रेटजी पे आ जाती है, ग्रोथ स्टेज। बस इतना ही आंसर लिखना है आपको, 2 नंबर मिलने हैं। व्हाट काइंड ऑफ मेथड डज जॉब इवेल्युएशन यूज? जॉब इवेल्युएशन के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं? सर रैंकिंग मेथड यूज किया जाता है, रैंकिंग मेथड यूज किया जाता है। याद है आपको? आपको आता है तो आपको 1 मिनट लगेगा, नहीं आता तो नहीं आता। नेक्स्ट एफ, विच स्टैंडर्ड इज एसोसिएटेड विद द क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन? कौन सा आईएसओ है, कौन सा क्वालिटी एश्योरेंस है जो प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन के साथ डील करता है? सर आईएसओ 9002 है, आईएसओ 9002 है जो प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन क्वालिटी एश्योरेंस के साथ डील करता है। नेक्स्ट जी, नेम द चार्ट विच हेल्प इन शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज। कहते हैं उस चार्ट का नाम बताओ जो एक्टिविटी को शेड्यूल करने में हेल्प करता है, बट डज नॉट क्लियरली इंडिकेट द डिटेल्स रिगार्डिंग प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटी, लेकिन एक्टिविटीज की प्रोग्रेस को क्लियरली इंडिकेट नहीं करता। सर गांट चार्ट है, गांट चार्ट जो है वो शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज में तो हेल्प करता है, लेकिन प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज को इंडिकेट नहीं करता। गांट चार्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एच, ये जो 7 क्वेश्चन थे ए से लेकर जी तक, ये थे ओएम से रिलेटेड। अब जो 3 क्वेश्चन दिए गए आपको वो दिए गए हैं एसएम से रिलेटेड।
क्योंकि जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं बार बार, ओएम 70% है और 30% आपका ये एसएम है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। तो 20 में 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ओएम के, और बाकी जो बचे हुए 6 मार्क्स के क्वेश्चन है वो एसएम के देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ बीपीआर। बीपीआर के इंग्रेडिएंट लिखो। सर अभी अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमें बीपीआर के एसेंशियल इंग्रेडिएंट की बात की गई थी, तो बस यही आपको नीचे आंसर लिखना है, फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव ड्रामेटिक रिजल्ट्स। ये आप कॉपी पेस्ट कर दो वहां पे। तो ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन आपको नीचे भी दिखा हुआ है, लेकिन आपको ये पूरी की पूरी लाइन याद नहीं है। यहां से देख के लिख दो अगर आपको इसका आंसर पता है कि ये है, नीचे लाइन एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, ये कॉपी पेस्ट कर दो नीचे। नेक्स्ट, व्हाट इज एन इनोवेशन स्ट्रेटजी। इनोवेशन स्ट्रेटजी क्या होती है? सर इनोवेशन स्ट्रेटजी का मतलब होता है कस्टमर और मार्केट की डिमांड को एंटीसिपेट करके उस पर रेस्पॉन्ड करना। तो रेस्पॉन्ड टू एंड एंटीसिपेट कंज्यूमर एंड मार्केट डिमांड। कंज्यूमर दैट इज कस्टमर और मार्केट की डिमांड को एंटीसिपेट करो और उसको रिस्पॉन्ड करो, दैट इज द इनोवेशन स्ट्रेटजी। और लास्ट जो क्वेश्चन है जे, ये है व्हाट इज सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। सर सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का मतलब होता है अपने ब्रांड के लिए कस्टमर की क्या लॉयल्टी है उसको फाइंड आउट करना। गेन लॉयल्टी ऑफ बायर, गेन लॉयल्टी ऑफ बायर टू इट्स ब्रांड्स, टू इट्स ब्रांड या ब्रांड्स जो भी है, अपने ब्रांड के लिए लॉयल्टी बनाना, एक तरीके से लॉयल्टी गेन करना कस्टमर की, ताकि कस्टमर बार बार रिपीटेड ऑर्डर हमें दे। तो इस तरीके से आपको सेक्शन बी के अंदर एग्जाम में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन की 2-2 नंबर की वेटेज होगी, जिसमें 7 क्वेश्चंस आपको ओएम के और 3 क्वेश्चंस आपको एसएम के देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन 1 वर्ड आंसर के साथ है तो कुछ क्वेश्चन 1 लाइन आंसर के साथ है। इससे ज्यादा आपको वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से 40 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आप बहुत इजीली वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। 30 to 40 मिनट्स में आप अटेम्प्ट कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन आता है दैट इज सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है उसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने। हर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 12 नंबर की है। अकॉर्डिंगली जब आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 12-12 नंबर के, तो ये जो सेक्शन सी है वो 48 मार्क्स का बन जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। केवल 4 करने हैं, 6 के 6 मत कराना। ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय ए स्पेस वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू टाइप योर आंसर। अगेन हर एक क्वेश्चन के साथ एक स्पेस है, उसमें आपको अपना आंसर टाइप करना है। यहां पे स्पेस लिमिटेड है, बट आपको एग्जाम में प्रॉपर स्पेस अवेलेबल होगा जितना आपको टाइप करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस सीक्वेंस में अगर मैं देखूं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 को यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए और बी, जिसमें ए है 8 नंबर की वेटेज के साथ और बी है 4 नंबर की वेटेज के साथ। और ये पूरा का पूरा 12 नंबर का जो क्वेश्चन है ये थ्योरी दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 ए अगर हम देखें तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। पहला ही जो हमारा स्टडी नोट है उसी का ये क्वेश्चन है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। अगर आप अपने स्टडी मटेरियल में जाके देखेंगे तो इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। सर क्या लिखा है वहां पे एक बार मैं बता देता हूं, ये हमारे नोट्स जो हैं उसमें से हैं। वहां पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन की। पहली है मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि पहले क्या होता था, लिमिटेड कंपनीज होती थी, लिमिटेड कैपेसिटी होती थी, बट आज के टाइम पे जो मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन है उसमें कैपेसिटी जो है काफी है, वॉल्यूम काफी बढ़ गया है, अकॉर्डिंगली मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिसका कहीं ना कहीं एडवांटेजेस देखने को मिलता है। कंपटीशन बढ़ गया और कंपनीज क्या है, सर्वाइव करने के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आती है, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश करती है बाकी प्रोडक्ट से, ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके।
सेकंड अगर बात करें तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विस ओरिएंटेशन। पहले सर्विसेज इतनी ज्यादा यूज नहीं होती थी, बट मॉडर्न टाइम में अगर बात करें तो सर्विसेज का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो प्रोडक्शन के लिए काफी सर्विसेज की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन में सर्विसेज भी एक अहम भूमिका अदा करती है, सर्विस ओरिएंटेशन है। तीसरा डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टेक्स। पहले जो इंडस्ट्रीज होती थी वो क्या है, चिमनियां वगैरह लगाती थी, धुआं छोड़ती थी, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती थी। बट आज के टाइम पे जो मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अकॉर्डिंगली यू कैन से सर स्मोक स्टेक्स जो है वो डिसअपियर हो गया। और चौथा जो है स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल। एक ऑथर थे EF सुमेचर, उनका कहना था बड़ी बड़ी कंपनियां होने से ही कुछ नहीं होता, स्मॉल भी ब्यूटीफुल हो सकता है। छोटे छोटे जो ऑपरेशंस करती है ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न टाइम में, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्यूटीफुल हो सकती है। बट इनका काफी ज्यादा अगेंस्ट किया गया था। और नॉर्मली अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करें तो वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ही बिलीव करते हैं। बट अपने को तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिख देनी है। क्या क्या? मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सर्विस ओरिएंटेशन, डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टेक्स एंड स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल। इसका मतलब सिंपली मैं कहूं तो 8 नंबर में ये क्वेश्चन है। तो मतलब एग्जामिनर का सीधा सीधा टारगेट क्या है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 8 नंबर का क्वेश्चन, मतलब हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स 2 नंबर की है। तो मैं सिंपली ये कहूंगा हेडिंग लिखो, उसमें रेलिवेंट 2 से 3 लाइन मेंशन करो। तो 4 पॉइंट लिखो, ये 4 हेडिंग्स डालो और इसमें 2-2, 3-3 लाइनों का आप प्रेजेंटेशन दे दो जो रेलिवेंट पॉइंट हो। सफिशिएंट है 8 नंबर के लिए। इसके बाद अगर बात करें बी जो पॉइंट है, इसकी 4 नंबर की वेटेज है। और ये है आपका स्टडी नोट नंबर 2 का क्वेश्चन, ऑपरेशन प्लानिंग का क्वेश्चन। स्टेट एनी 4 मेथड्स ऑफ सेल फोरकास्टिंग। अगर आपने ऑपरेशन प्लानिंग में डिमांड फोरकास्टिंग जो है वो अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वहां पे कई मेथड्स ऑफ सेल फोरकास्टिंग है। अगर मैं आपके सामने रखूं तो सर ये सारी की सारी मेथड्स ऑफ सेल फोरकास्टिंग है। दीज आर द फोरकास्टिंग मेथड। इनमें से कोई भी 4 आपको एग्जाम में मेंशन करनी है 4 नंबर के लिए। कौन कौन से मेथड है? सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन और यूजर एक्सपेक्टेशन मेथड, कलेक्टिव ओपिनियन और सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड, ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट और एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन, मार्केट टेस्ट मेथड, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में 2 मेथड कवर होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मूविंग एवरेज मेथड। इसमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड है ये तो हम प्रैक्टिकली भी डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं इस पे, तो बाकी थ्योरेटिकल है। तो ये टोटलिटी में अगर मैं बात करूं तो 7 मेथड है। इनमें से कोई भी 4 मेथड आप मेंशन कर सकते हो। ज्यादा वेटेज तो है नहीं इसकी वेटेज की अगर मैं बात करूं तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 मेथड आपको पूछे हैं, तो 4 मेथड के नाम और इनमें 2-2 लाइन का मैटर अगर आप मेंशन कर देते हो सफिशिएंट है। जबकि मैटर काफी सारा है इसका। सर्वेयर मेथड काफी लेंथी है, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड काफी लेंथी है, ग्रुप एग्जीक्यूटिव में 2 पॉइंट है, एक्सपर्ट ओपिनियन में 3 पॉइंट है, मार्केट टेस्ट मेथड में 2 पॉइंट है, ट्रेंड प्रोजेक्शन में तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप काफी डिटेल में डिस्कस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मैटर तो इसका काफी सारा है। देखो अब बात यह है कि 4 नंबर में मेंशन करने के लिए मेरे हिसाब से 4 मेथड के नाम और उन पे 2-2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। तो बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की कोशिश मत करना। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अच्छी बात क्वेश्चन नंबर 4 की यह है कि सर इसमें 4 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन के साथ साथ इसमें 8 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। अगर पहले थ्योरी क्वेश्चन की बात कर लें 4A की, व्हाई डू वी नीड प्रोडक्ट डिजाइन और रीडिजाइन। एक कंपनी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और रीडिजाइनिंग क्यों करती है? तो सर इसके हमें यहां पे काफी सारे रीजंस बताए गए हैं। नीड फॉर रीडिजाइन ऑफ लेआउट अराइजेज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ये रीजंस हैं कंपनी प्रोडक्ट को डिजाइन या रीडिजाइन क्यों करती है। मोस्ट ऑब्वियस रीजन की बात करें तो प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है ताकि कंपनी नए प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करा सके और कंपनी मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनी रह सके। इसके अलावा द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज टू मेक द बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करती है, नए नए तरीके के प्रोडक्ट रीडिजाइन करती रहती है। इसके अलावा समटाइम प्रोडक्ट डिजाइन ना होकर वो रीडिजाइन होता है। रीडिजाइन कब बोला जाता है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में
मॉडिफिकेशन करके एक नया डिजाइन लेकर आना प्रोडक्ट का। आप मार्केट में देखते हो कि कंपनी हर साल 2 साल में अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग वगैरह चेंज करती रहती है। क्यों? ताकि लोगों को एक अट्रैक्शन पॉइंट बना रहे कि देखो कंपनी ने एक नए तरीके का प्रोडक्ट लेकर आया। इस वजह से कई बार एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या है, कस्टमर की कंप्लेन आती है, कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, इंजरीज वगैरह हो गया, तो कंपनी उसमें मॉडिफाई करके नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है, रीडिजाइनिंग करती है उसकी। समटाइम्स प्रोडक्ट रीडिजाइन इज इनिशिएटेड टू अचीव कॉस्ट रिडक्शन के लिए भी कंपनी कई बार क्या करती है, प्रोडक्ट को रीडिजाइन करती है। तो दीज आर द सम रीजंस, 5 रीजंस हैं, जबकि इस क्वेश्चन की वेटेज तो 4 नंबर की ही है। तो अगर आप इसमें 4 नंबर के लिए 4 रीजन भी मेंशन कर दोगे, एग्जामिनर आपको 4 में से 4 नंबर यहां पे दे सकता है। और जो फोर्थ का बी पार्ट है, फोर्थ का जो बी पार्ट है, ये है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफी इजी लग रहा है मेरे को ये। एन एलॉय व्हील प्रोडक्शन यूनिट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस ए प्रोडक्शन बोनस स्कीम। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्शन बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस करना चाह रही है, विच अलाउज प्रपोर्शनेट प्रोडक्शन बोनस बियॉन्ड 100% परफॉर्मेंस लेवल। अगर परफॉर्मेंस लेवल 100% से ऊपर जाता है तो उस सिचुएशन में हम प्रोडक्शन बोनस इंट्रोड्यूस करेंगे, कहते हैं। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ पीस ऑफ वर्क डन बाय मिस्टर के, एन ऑपरेटर फॉर 1 डे। एक ऑपरेटर है मिस्टर के, जो कि एक दिन में उन्होंने ये काम करके दिए, उनको एक काम दिया गया एक दिन के लिए और उन्होंने ये काम करके दिया। पॉइंट नंबर 1 कहता है ऑपरेशन का नाम है असेंबलिंग ए लो प्रेशर डाई कास्टिंग। अपने को कोई मतलब नहीं है सर ऑपरेशन का नाम क्या है। वर्क कंटेंट है 35 स्टैंडर्ड मिनट्स पर असेंबल्ड सेट। वर्कर को बोला है कि भाई एक सेट असेंबल करने के लिए हम आपको 35 मिनट का टाइम दे रहे हैं। एक सेट असेंबल करने के लिए हम आपको 35 मिनट का टाइम दे रहे हैं। वेजेस का जो रेट है वो है 65 रुपए पर आवर का। ये नॉर्मल वेजेस का रेट है, गारंटीड वेजेस रेट है। अटेंडेंट टाइम तो 7 घंटे का है, मतलब वर्कर फैक्ट्री में रहा तो 7 घंटे आप ये मान के चलो, लेकिन टाइम स्पेंट ऑन अनमेजर्ड वर्क 2 घंटे। लेकिन 2 घंटे उसने कहां बिताए नहीं पता, कहते हैं अनमेजर्ड वर्क है, जैसे लंच टाइम पे चला गया, टी टाइम हो गया, रेस्ट कर रहा है, इस तरीके से 2 घंटे निकल गए, हमें नहीं पता 2 घंटे उसने कहां पे लगाए। मतलब फैक्ट्री में 7 घंटे रहा बट 2 घंटे आइडल टाइम आप कह सकते हो। नंबर ऑफ सेट असेंबल ड्यूरिंग द डे 12 सेट उसने असेंबल कर दिए। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द फॉलोइंग। 4 रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, 2-2 नंबर की। कहते हैं गारंटीड वेजेस कितनी होगी मिस्टर के की। देखो जो आइडल टाइम होता है उसके लिए भी वर्कर को पेमेंट तो मिलता है, तो पेमेंट तो उसको 7 घंटे के लिए मिलेगा अगर उसने 7 घंटे फैक्ट्री में बिताए हैं तो। और 65 रुपए का रेट है, तो सर 65 इंटू 7, 65 इंटू 7 ये अमाउंट होगा 455 रुपए का। 455 रुपए का अमाउंट होगा। इसके अलावा सेकंड रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ मिस्टर के। स्टैंडर्ड आवर्स कितने होंगे एक्चुअल आउटपुट के लिए। देखो एक्चुअल आउटपुट इन्होंने कितना दिया है 12, एक्चुअल आउटपुट इन्होंने कितना दिया है 12। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो स्टैंडर्ड आवर्स की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने कहा है कि 35 स्टैंडर्ड मिनट्स हमने दिए हैं। अगर 35 मिनट दिए हैं, 12 सेट बनाए हैं, तो ये हो गए नंबर ऑफ मिनट्स अलाउड, डिवाइड बाई 60 करोगे टाइम पता चल जाएगा सर 7 घंटे। 35 इंटू 12 डिवाइड बाई 60 करोगे 7 घंटे। 7 घंटे जो है स्टैंडर्ड टाइम है फॉर एक्चुअल आउटपुट। आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल आउटपुट अचीव्ड बाय मिस्टर के 5 घंटे, क्योंकि 7 घंटे तो अटेंडिंग टाइम ही है, जिसमें से 2 घंटे तो आप मेजर ही नहीं कर पा रहे, मतलब 5 घंटे ही उन्होंने काम किए, 5 घंटे ही उन्होंने काम किए। और उसके अलावा लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन परसेंटेज अचीव्ड बाय मिस्टर के। तो देखो 7 घंटे टाइम अलाउड है और टाइम इन्होंने लिया कितना है 5 घंटे, तो सर स्टैंडर्ड टाइम अपॉन में एक्चुअल टाइम इंटू 100 फॉर्मूला होता है परफॉर्मेंस मेजर करने का। तो 7 डिवाइड बाई 5 इसको परसेंटेज करूं तो 140%, 140% लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, 140% लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है। 140% जो है वो लेवल ऑफ
परफॉर्मेंस है, 140% लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है। तो ये क्वेश्चन जो था 4B प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये तो काफी इजी है। 8 नंबर की वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, आपको 8 मिनट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एग्जाम में नहीं लगने वाले। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अगेन इसके दो पार्ट किए गए हैं, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। पार्ट ए फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 8 नंबर का, और पार्ट बी जो है वो थ्योरी क्वेश्चन है। और जो पार्ट बी है थ्योरी क्वेश्चन, वो अटैच किया गया है यहां पे 4 नंबर का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन, स्ट्रेटेजिक विजन है, मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन यहां पे अटैच किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5A देख लो आप। कहते हैं म्यूचुअल फंड हैज कैश रिसोर्सेज ऑफ 200 मिलियन फॉर इन्वेस्टमेंट इन ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। एक म्यूचुअल फंड के पास 200 मिलियन का कैश है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, वो अलग अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने वाले हैं। टेबल बिलो शोज द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, देयर एस्टिमेटेड एनुअल यील्ड्स, रिस्क फैक्टर एंड टर्म पीरियड डिटेल्स, ये सब है। फॉर्मुलेट ए एलपी मॉडल, अपने को एक लीनियर प्रोग्राम मॉडल फॉर्मुलेट करके देना है। सिंपल कहूं तो लीनियर प्रोग्रामिंग का ये क्वेश्चन है। टू फाइंड द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो का मतलब सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करना, दैट विल मैक्सिमाइज रिटर्न कंसीडरिंग द फॉलोइंग पॉलिसी गाइडलाइंस। ये पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट, ऑल द फंड्स अवेलेबल में बी इन्वेस्टेड, जो आपके पास फंड अवेलेबल है वो सारा का सारा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वेटेड एवरेज पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 इयर्स एज प्लानिंग होरिजन, एटलीस्ट कम से कम जो टाइम पीरियड का इन्वेस्टमेंट का है वो 5 साल होगा। वेटेड एवरेज रिस्क फैक्टर जो है नॉट टू एक्सीड 0.20, रिस्क फैक्टर जो है वो एवरेज रिस्क फैक्टर 0.20 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड बी मैक्सिमम 0.20। और इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट एंड स्पेकुलेटिव स्टॉक्स टू बी नॉट मोर देन 25% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड इन टोटल, जो आप टोटल पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 25% से ज्यादा फंड नहीं होना चाहिए रियल एस्टेट और स्पेकुलेटिव स्टॉक में मिला के। ये इन्वेस्टमेंट के टाइप गिवन है 6, हर एक से एनुअल रिटर्न जो आनी है वो परसेंटेज में गिवन है, रिस्क फैक्टर गिवन है और टर्म पीरियड गिवन है। अपने को एक एलपी मॉडल बना के देना है। तो सिंपल, आपने लीनियर प्रोग्रामिंग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो एलपी मॉडल में हम क्या करते हैं, रिटर्न को मैक्सिमम करते हैं सब्जेक्ट टू जो भी क्वेश्चन में कांस्टेंट होते हैं उनके अगेंस्ट में। तो अगर मैं इसका आंसर प्रेजेंट करूं आपके सामने, तो सर इसका आंसर क्या है, 5A क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5A है ये। इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं सर, हम अज्यूम करते हैं x1, x2, x3, x4, x5 and xc, x6 बी द इन्वेस्टमेंट इन, जो भी नाम है, बैंक डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट इन बैंक डिपॉजिट, ट्रेजरी नोट्स, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ट्रेजरी नोट्स, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ब्लू चिप स्टॉक, स्पेकुलेटिव स्टॉक्स, एंड रियल एस्टेट रेस्पेक्टिवली। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने हर एक में इतना इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रिटर्न को हम मैक्सिमम करते हैं, और रिटर्न को यहां पे इंडिकेट किया जाता है Z से, और रिटर्न है ये।
तो 9.5x1, क्योंकि इतना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, दैट विल बी द परसेंटेज रिटर्न। 8.5x2, मैक्सिमाइज करना है हमें इसको, मैक्सिमाइज करना है जेड को। 9.5x1 प्लस 8.5x2 प्लस 12x3 प्लस 15x4 प्लस 32.5x5 प्लस 35x6, that will be the maximum return subject to constant, subject to constants। और वो कांस्टेंट क्या है? जो कंपनी की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली कांस्टेंट डिसाइड किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले का है कि ऑल द फंड्स अवेलेबल में बी इन्वेस्टेड। तो सारा का सारा फंड आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं x1 x2 x3 x4 x5 x6, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, आपके पास टोटलिटी में कितना फंड है? आपके पास टोटलिटी में 200 मिलियन फंड है, तो इट शुड बी लेस देन 1 कर दो। या तो 1 मतलब 200 मिलियन के इक्वल 1 होगा, या फिर आप चाहो तो 200 मिलियन भी कर सकते हो। एज पर योर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल बात करें तो उन्होंने 200 मिलियन को 1 मान लिया है, तो उन्होंने लिखा है कि दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। इसके बाद वेटेड एवरेज पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 इयर्स एज प्लानिंग होरिजन। ये जो टाइम पीरियड आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये एटलीस्ट कम से कम 5 साल होना चाहिए। इसका मतलब 6x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 प्लस 5x4 प्लस 3x5 प्लस 10x6, ये कम से कम 5 होना चाहिए। तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। कम से कम 5 है, कम से कम 5 है, तो इक्वेशन में ये आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब 5 से नीचे नहीं होना चाहिए सर। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद वेटेड एवरेज रिस्क फैक्टर जो है नॉट टू एक्सीड 0.20, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0.20 होना चाहिए। ये है रिस्क फैक्टर। तो 0.02x1 प्लस 0.01x2 प्लस 0.08x3 प्लस 0.25x4 प्लस 0.45x5 प्लस 0.40x6, ये जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम डज नॉट एक्सीड 0.20। इसका मतलब इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.20, मतलब 0.20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 0.20 या उससे कम रिस्क फैक्टर होना चाहिए। और फाइनली अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट जो कि x6 है एंड स्पेकुलेटिव स्टॉक जो कि x5 है, टू बी नॉट मोर देन 25% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड इन टोटल। तो इसका मतलब x5 प्लस x6 जो है वो 25% ऑफ मनी इन्वेस्टेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.25 ऑफ टोटल फंड इन्वेस्टेड। टोटल फंड अगर मैं 1 लेके चल रहा हूं तो इसका 25% 0.25, तो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.25, इट शुड बी इक्वल टू 0.25 या लेस देन 0.25। और लास्ट में आप एक नॉन नेगेटिव फंक्शन तो लिखते ही हो, x1 x2 x3 x4 x5 x6 should be greater than or equal to 0,
नॉन नेगेटिव फंक्शन इसको बोला जाता है। सर नेगेटिव में पैसा इन्वेस्ट नहीं हो सकता, तो या तो जीरो, या तो करोगे ही नहीं किसी कुछ भी, या फिर जीरो से ज्यादा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ये आपका टाइम पीरियड कांस्टेंट हो गया। ये आपका रिस्क फैक्टर कांस्टेंट हो गया। ये रियल एस्टेट एंड स्पेकुलेटिव स्टॉक इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो गया। और ये आपका नॉन नेगेटिव कांस्टेंट हो गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 8 नंबर की वेटेज है, बट मेरा ये मानना है 8 से 10 मिनट से ज्यादा तो इन एनी केस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगने वाले। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो कम टाइम लेगा आपका, और वेटेज अच्छी है, 8-8 नंबर की है, तो आपको कहीं ना कहीं स्कोर करने में ज्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद जो बी क्वेश्चन अटैच किया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो है इंपॉर्टेंट पर्पज सर्व्ड बाय स्ट्रेटेजिक विजन। स्ट्रेटेजिक विजन के जो इंपॉर्टेंट पर्पज हैं वो क्या है? 4 नंबर की क्वेश्चन की वेटेज के साथ आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपके सामने ये 5 पॉइंट है, इनमें से कोई भी 4 पर्पज आप लिख सकते हो। स्ट्रेटेजिक विजन हैज इंपॉर्टेंट पर्पज सच एज, पॉइंट नंबर 1, क्लियरली प्रोवाइड द डायरेक्शन दैट कंपनी वांट्स टू फॉलो। डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग डायरेक्शन और प्रोडक्ट इफ स्टेटेड इन विजन स्टेटमेंट। अगर आपके विजन स्टेटमेंट में ऐसा मेंशन है कि आप एग्जिस्टिंग डायरेक्शन और प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हो, तो चेंज की अगर जरूरत है तो कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, क्रिएट पैशनेट एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टीयर द कंपनी विद ग्रेट एक्साइटमेंट इन सिलेक्टेड डायरेक्शन। जो भी आप डायरेक्शन सिलेक्ट कर रहे हो उसमें ग्रेट एक्साइटमेंट होनी चाहिए और कंपनी ऊपर बढ़े। स्टीयर का मतलब अब जाना एक तरीके से। क्रिएट पैशनेट एनवायरनमेंट, कि पैशनेट एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि हर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में अपना टारगेट अचीव करने के लिए उतावला हो रहा है। फोर्थ पॉइंट, क्रिएट क्रिएटिविटी इन एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी टू प्रिपेयर कंपनी फॉर फ्यूचर। हर एक मेंबर को क्रिएटिविटी क्रिएट करने के लिए बोलो। और प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, हर एक पर्सन के काम में इस तरीके से काम होना चाहिए कि क्रिएटिविटी क्रिएट हो और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने की कोशिश करो। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, जिसमें से कोई भी 4 आप एग्जाम में मेंशन करो, आपको 4 में से 4 नंबर वहां पे मिल सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 से है, क्वेश्चन नंबर 6 को भी वैसे तो मेनली तो 2 पार्ट में ही डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। और ये पार्ट ए और पार्ट बी पूरा का पूरा ये जो है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट का ही है। पार्ट ए जो है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग का है, सीपीएम पार्ट का, और पार्ट बी जो है वो है इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस का। इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एंड स्पेयर मैनेजमेंट जो है आपके एग्जाम स्टडी नोट नंबर 7 जो है उसमें से ये क्वेश्चन रखा गया। क्वेश्चन नंबर 6 से ए देखें तो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन पर्ट एंड सीपीएम। तो 4 नंबर का ये डिफरेंस पूछा है, तो मैंने यहां पे आपको 5 डिफरेंस लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी 4 डिफरेंस आप मेंशन करो, आपको 4 में से 4 नंबर मिल सकते हैं। पर्ट और सीपीएम में डिफरेंस क्या है? मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो पर्ट अप्रोप्रिएट होता है कब? वे टाइम एस्टिमेट्स आर अनसर्टन, कि किस एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लगेगा। अगर अनसर्टेनिटी है तो पर्ट अप्लाई करते हैं, और यही अगर आप टाइम सर्टेनिटी के साथ बता सकते हो तो सीपीएम बोला जाता है। पर्ट की अगर बात करें तो पर्ट जो है वो ऑपरेशन से रिलेट करता है, जबकि सीपीएम में हम ऑपरेशन की जो एक्टिविटीज होती है उससे कंसर्न होते हैं। पर्ट जो है वो नॉन रेपिटेटिव प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट बार बार नहीं होते उनमें अप्लाई किया जाता है, जबकि सीपीएम रेपिटेटिव प्रोजेक्ट, जो रेपिटेटिव काम होते हैं उसमें अप्लाई किया जाता है। पर्ट की बात करें तो पर्ट स्टेटिस्टिकली आप एनालाइज कर सकते हो, जबकि सीपीएम को स्टेटिस्टिकली एनालाइज नहीं किया जा सकता। पर्ट जो है वो कॉस्ट और टाइम में रिलेशनशिप इंडिकेट नहीं करता, क्या टाइम है क्या कॉस्ट है, जबकि सीपीएम में हम टाइम और कॉस्ट के बीच में रिलेशन इंडिकेट करते हैं कि कितना टाइम लगेगा तो क्या कॉस्ट है, टाइम बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, टाइम कम होगा तो कॉस्ट कम होगी। दीज आर द 5 डिफरेंसेस बिटवीन पर्ट एंड सीपीएम। 4 मेंशन करो एग्जाम में क्लैरिटी के साथ, 4 में से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बी पॉइंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया 4-4 नंबर के क्वेश्चंस में। पहला है एडवांटेजेस बताओ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के। अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं? सर फायदे काफी सारे हैं। 4 नंबर में आप कोई भी 4 से 6 पॉइंट मेंशन कर देना। एडवांटेजेस क्या है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के? अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब
कि भाई नुकसान ना हो उसके लिए पहले से ही हम मेंटेनेंस करके चलते हैं। तो इससे क्या है, ब्रेकडाउन कम होगा, डाउन टाइम कम होगा। जब डाउन टाइम ब्रेकडाउन कम होंगे तो वर्कर के लिए सेफ्टी बढ़ेगी। अगर पहले से ही मेंटेनेंस आप तैयार रखते हो करके, तो उस सिचुएशन में क्या बड़ा नुकसान नहीं होगा। बड़ा नुकसान नहीं होगा तो फ्यूअर लार्ज स्केल रिपेयरिंग। तो लार्ज स्केल रिपेयरिंग की जरूरत काफी कम पड़ने वाली है। लेस स्टैंड बाई और रिजर्व इक्विपमेंट और स्पेयर्स। अब अगर आप मेंटेनेंस प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करते हो तो उस सिचुएशन में आपको स्टैंड बाई मशीन्स वगैरह रखनी पड़ेगी कि पता नहीं कब ये मशीन खराब हो जाए तो हमें दूसरी मशीन पे प्रोडक्शन करना पड़े। लेकिन अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके चलते हो तो स्टैंड बाई मशीन की या तो जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो कम पड़ेगी। लोअर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड। सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्शन आपका करते वक्त बीच में ब्रेकडाउन हो जाता है, आपको नुकसान होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, बट इन कंपैरिजन जब ब्रेकडाउन हो जाएगा उसके कंपैरिजन में कम बढ़ेगी। बेटर प्रोडक्ट अच्छा बनता है, एक तो रुक रुक के प्रोडक्ट बने, एक साथ प्रोडक्ट बन जाए। इंक्रीज इन इक्विपमेंट की लाइफ भी बढ़ जाती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने से। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप भी बेटर होते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन इसलिए बेटर होते हैं कि जब आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हो ब्रेकडाउन कम होते हैं। ब्रेकडाउन कम होने का मतलब प्रोडक्शन टाइमली होगा, टाइमली प्रोडक्शन का मतलब आप टाइमली डिलीवरी भी दे पाओगे। तो दीज आर द 8 पॉइंट्स ऑफ एडवांटेजेस। 4 नंबर के क्वेश्चन में आप 6 पॉइंट मेंशन कर दो, छोटे पॉइंट है इस वजह से मैं 6 कह रहा हूं। 4 भी करते हो तो भी चलता है, बट 6 कर देना सेफर साइड रहने के लिए। 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 रखा गया है बी में, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस। ये तो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब कह रहे हैं मेंटेनेंस जो ऑर्गेनाइजेशन करती है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें मेंटेनेंस की तो 6 ऑब्जेक्टिव है, थोड़े पॉइंट बड़े हैं तो 4 पॉइंट आप मेंशन करोगे एग्जाम में, आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। क्या ऑब्जेक्टिव है मेंटेनेंस के पीछे? टू कीप ऑल द प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड अदर अलाइड फैसिलिटीज सच एज बिल्डिंग एंड प्रीमाइजेज, पावर सप्लाई सिस्टम एटसेट्रा इन ऑप्टिमम वर्किंग कंडीशन। हम मेंटेनेंस क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, पावर सप्लाई सिस्टम है, ये ऑप्टिमम दैट इज बेस्ट वर्किंग कंडीशन में मेंटेन रहे। सेकंड पॉइंट, टू इंश्योर स्पेसिफाइड एक्यूरेसी टू प्रोडक्ट एंड टाइम शेड्यूल ऑफ डिलीवरी टू कस्टमर। प्रोडक्ट एक्यूरेसी के साथ बने, साथ में टाइमली बने ताकि हम टाइमली डिलीवरी दे सके। इसके अलावा थर्ड पॉइंट, टू कीप द डाउन टाइम ऑफ द मशीन एट मिनिमम। मेंटेनेंस करोगे ब्रेकडाउन कम से कम होगा। फोर्थ पॉइंट, टू कीप द प्रोडक्शन साइकिल विद इन द स्टेपुलेटेड रेंज। प्रोडक्शन साइकिल मतलब वही है, ब्रेकडाउन बीच में नहीं होगा, टाइम कम लगेगा, टाइमली काम होगा। पांचवा पॉइंट, टू कीप द मेंटेनेंस कॉस्ट एट मिनिमम एज फार एज पॉसिबल। अचानक से ब्रेकडाउन हो गया, उसकी रिपेयरिंग का खर्चा ज्यादा होगा, मेंटेनेंस पहले से होगा, उसका खर्चा कम लगेगा। और टू एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। सिंपली कहूं तो जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के एडवांटेजेस थे ऑलमोस्ट वही ऑब्जेक्टिव्स भी है मेंटेनेंस के। तो कुछ पॉइंट आप उसी तरीके से यहां पे मेंशन कर सकते हो। 6 पॉइंट है, 6 में से कोई भी 4 पॉइंट आप मेंशन कर दो एग्जाम में, 4 नंबर के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। बस पॉइंट जो है वो रेलिवेंट होने चाहिए, इधर उधर की पॉइंट मत लिखना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ कोर्स ये भी 12 नंबर का ही क्वेश्चन है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो इसमें दोनों ही पार्ट आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है। पॉइंट ए भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है और बी भी आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन है। हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जैसा कि मैंने पहले भी कहा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है। क्वेश्चन क्या है, कैटेगराइज द 7 स्टेप प्रोसेस ऑफ कंटिंजेंसी प्लानिंग। कंटिंजेंसी प्लानिंग के जो 7 स्टेप्स होते हैं वो 7 स्टेप इन्होंने पूछे और 7 नंबर की वेटेज है। तो आप आइडिया लगा सकते हो अपने आप ही, सर 7 स्टेप है, 7 नंबर की वेटेज है, मतलब हर एक स्टेप की 1 नंबर की वेटेज है। इसका अगर मैं आपके सामने आंसर रख दूं तो सर ये 7 स्टेप्स होते हैं कंटिंजेंसी प्लानिंग के। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल एंड अनफेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर लो। ये स्टेप्स किसने बताए हैं? रॉबर्ट लिनेमैन एंड राजन चंद्रन ने ये स्टेप्स हमें सजेस्ट किए। पहला स्टेप
identify the beneficial and unfavorable event. Second, specify the trigger points. Calculate about when contingent events are likely to occur, कि contingent events जो है वो कब occur हो सकते हैं, वो एक trigger point आप specify कर दो. Third point, assess the impact of each contingent event, कि contingent event होगा उसका impact क्या होगा. Estimate the potential benefit or harm of each contingent event. अगर contingent event होगा तो क्या उसके benefit हो सकते हैं और क्या उससे नुकसान हो सकता है, वो आप estimate कर लो. Then develop contingency plan. उसके accordingly contingency plan develop कर लो. Be sure that contingency plan are compatible with current strategy and are economically feasible. जो भी contingency plan आप develop करते हो वो current strategy के साथ compatible होने चाहिए और साथ में कॉस्ट भी कम आनी चाहिए. फिफ्थ पॉइंट, एसेस द काउंटर इंपैक्ट ऑफ ईच कंटिजेंसी प्लान. हर एक कंटिजेंसी प्लान का काउंटर इंपैक्ट भी देखो कि अच्छा हो सकता है तो बुरा क्या हो सकता है, बुरा हो सकता है तो अच्छा क्या हो सकता है. सिक्स्थ स्टेप, डिटरमाइन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स फॉर की कंटिजेंसी इवेंट. मॉनिटर द अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. कोई भी वार्निंग सिग्नल्स है वो डिटरमाइन कर लो ताकि आपको आइडिया लग जाए क्या हो सकता है. और फाइनली, फॉर कंटिजेंट इवेंट with reliable early warning signal, develop advanced action plan to take advantage of the available lead time. Advanced action plan develop कर लो कि भाई जैसे ही हमें वार्निंग सिग्नल मिलेंगे हम क्या करेंगे, ताकि जो टाइम गैप है कि आपको पता चल गया ये होने वाला है और जब वो होगा तो उसके बीच में आज जो आपको लीड टाइम मिल गया उसका आप बेनिफिट ले सको, नुकसान है उसको कम से कम कर सको, बेनिफिट है उसको ज्यादा से ज्यादा कर सको. ये 7 स्टेप्स होते हैं कंटिजेंसी प्लान को डेवलप करने के, जो कि हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बताए गए. बस इन्हीं 7 स्टेप की वेटेज यहाँ पे 7 नंबर की है. 7 तो लिखोगे 7 नंबर मिलेंगे, कम लिखोगे कम नंबर मिलेंगे. इसी तरीके से 7B में एक 5 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है और ये क्वेश्चन भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ही है. हाउ डज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफर फ्रॉम SBU स्ट्रक्चर. कहते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट SBU स्ट्रक्चर जो है वो उससे किस तरीके से डिफरेंट है. तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो बताओ, SBU स्ट्रक्चर क्या है वो बताओ. साथ में एनालाइज रिलेटेड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. साथ में जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके फायदे और नुकसान बताने. तो सिंपल अगर मैं कहूं 5 नंबर की अगर इसकी वेटेज है तो यू कैन से सर 1 नंबर में आप इनमें दोनों में फर्क बता दो और 2-2 नंबर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप मेंशन कर सकते हो. अगर मैं इसका आंसर आपके सामने रखूं तो अगर आप पहले स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को डिफाइन करते हो तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होती है. स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ग्रुप सिमिलर डिविजन्स इनटू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. SBU ग्रुप्स होते हैं जिनको डिविजन में बांट दिया जाता है SBU यूनिट्स एंड देन डेलीगेट authority and responsibility of each unit to a senior executive who is normally identified as CEO या MD of that strategic business unit. It is an extension of divisional structure. सिंपल सी मैं बात करूं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिविजन्स होती है बस वैसे ही SBU होती है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. हर एक यूनिट का एक MD CEO होता है, उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर दी जाती है, भाई आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी अथॉरिटीज है. SBU के स्ट्रक्चर की बात करें तो बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनिलीवर एटसेट्रा हैव मेनी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट फॉर देयर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट लाइक कॉस्मेटिक्स के लिए अलग, फूड प्रोडक्ट्स के लिए अलग, बेवरेजेस के लिए अलग एंड ईच इज मैनेज थ्रू सेपरेट यूनिट हेड. हर एक यूनिट का अलग अलग हेड होगा, हर एक की अपने अपने बिजनेस के लिए अपने अपने एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. तो इसमें क्या है, जो बिजनेस है उसको बिजनेस यूनिट में डिवाइड कर दिया गया, हर एक बिजनेस यूनिट का एक हेड अपॉइंट कर दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डिसाइड कर दी. ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है. अब यही अगर मैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करूं तो द फंक्शनल एंड SBU स्ट्रक्चर अभी जो हमने पढ़ा कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अगर आप स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की बात करोगे तो उसमें जो अथॉरिटी है वो टॉप से बॉटम की तरफ आती है, दैट इज वर्टिकल फ्लो होगा. जबकि अगर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की हम बात करें तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कंटेन्स बोथ वर्टिकल भी एंड हॉरिजॉन्टल भी.
एक मैनेजर दूसरे मैनेजर सेम लेवल पे, प्रोडक्शन मैनेजर एंड परचेज मैनेजर सेम लेवल पे है, उनके बीच में भी ऑथोरिटी और डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड हो सकती है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकता है और ऑथोरिटी वो डेलीगेट कर सकते हैं। एसबीयू और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मेन डिफरेंस यही है कि एसबीयू में केवल और केवल वर्टिकल होता है कम्युनिकेशन, जबकि मैट्रिक्स में वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड ऑथोरिटी भी होती है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन आईटी ऑर्गेनाइजेशन में, ये ज्यादा यूज किया जाता है। ईच इंडिविजुअल प्रोजेक्ट इज मैनेज बाय ए प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर विल हैव हिज टीम अरेंज्ड अंडर हिम। प्रोजेक्ट मैनेजर होगा और अपनी टीम होगी। अब अपनी टीम में वो मैनेजर्स है, अगर 3 मैनेजर्स हैं तो ये तीनों भी एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे को अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं। डिफरेंस में लिखना हो 1 नंबर में, बस ये लिख दो टॉप टू बॉटम वर्टिकल और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ। अगर बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो एडवांटेजेस में 4 पॉइंट है, चारों लिख दो। यूजफुल फॉर सम स्पेसिफिक इंडस्ट्री लाइक आईटी वगैरह के लिए ज्यादा रेलिवेंट है, हेल्थ केयर वगैरह के लिए। एम्प्लॉई कैन सी विजिबल रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स, एफर्ट करेगा तो रिजल्ट भी दिखेंगे एम्प्लॉय को। रिमूव बैरियर टू कम्युनिकेशन, क्योंकि वर्टिकल कम्युनिकेशन भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, तो किसी तरीके का कोई बैरियर नहीं है कम्युनिकेशन को लेकर। मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट को मैनेज करना इजी होता है। तो 4 पॉइंट है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें। सिमिलरली डिसएडवांटेजेस की भी 4 पॉइंट है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉस्ट ज्यादा आती है, ड्यूल लाइंस ऑफ अथॉरिटी होती है, ऊपर से भी अथॉरिटी आ सकती है और सेम लेवल से भी अथॉरिटी आ सकती है, तो ड्यूल लाइंस ऑफ अथॉरिटी हो गई, वहां पे फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है कि इसकी मानू कि इसकी मानू। और कंफ्लिक्ट अराइजेस इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में कंफ्लिक्शन रहता है। दीज आर द 4 डिसएडवांटेजेस, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। सिंपल कहूं ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, 1 नंबर इसका है, इस पॉइंट का है, 2 नंबर के एडवांटेजेस है और 2 नंबर के डिसएडवांटेजेस। इस तरीके से आप 5 नंबर, 5 में से 5 नंबर इस क्वेश्चन में ले सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हर पेपर में सेम तरीके से पूछा जा रहा है, और वो क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है सर? शॉर्ट नोट। कॉस्ट अकाउंटिंग का भी एमटीपी देखा, कॉस्ट एफएम का भी एमटीपी देखा, ओएमएसएम का भी देख रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है, भले ही वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, भले ही कॉस्ट एफएम, भले ही ओएमएसएम। और यहां पे 5 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं, 5 मत अटेम्प्ट कर देना। 12 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, तो जो 4 आप अटेम्प्ट करोगे हर एक की वेटेज 3-3 नंबर की है, तो 3 नंबर के लिए मुझे शॉर्ट नोट लिखना है। और 3 नंबर के लिए अगर मैं बात करूं, अगर पॉइंट्स बड़े हैं किसी भी आंसर के, 3 पॉइंट लिखोगे तो भी 3 में से 3 मिलेंगे। अगर छोटे छोटे पॉइंट है तो 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, जितने पॉसिबल है। 6 से ज्यादा पॉइंट वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती, छोटे भी हो तो भी, तो अकॉर्डिंगली आपको 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। बट टू द पॉइंट बात करना, आलतू फालतू लिखने की कोई जरूरत नहीं। ये नहीं कि सर 3 नंबर का क्वेश्चन बड़ा बनाने के लिए फालतू लिख रहे हो, नहीं, नहीं लिखना। और इस सीक्वेंस में सबसे पहला जो शॉर्ट नोट है वो है लेआउट ऑफ सर्विस फैसिलिटी। सर्विस फैसिलिटी लेआउट पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है 3 नंबर के लिए। तो सर मेरे पास यहां पे सिंपली 4 पॉइंट्स है, इसको आप यहां पे मेंशन कर सकते हो 3 नंबर के लिए। फंडामेंटल डिफरेंस, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग लेआउट, एक होता है सर्विस लेआउट। तो सर्विस फैसिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लेआउट दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि मेनी सर्विस फैसिलिटीज एग्जिस्ट टू ब्रिंग टुगेदर कस्टमर एंड सर्विसेज। देखो मैन्युफैक्चरिंग मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकता हूं बिना कस्टमर के भी, प्रोडक्शन करता रहूंगा, स्टॉक इकट्ठा करता रहूंगा, सप्लाई करता रहूंगा। लेकिन बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती है जिसमें कस्टमर को लाना पड़ता है। जब तक कस्टमर नहीं होगा सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के केस में जब तक पेशेंट नहीं आएगा मैं उसको सर्विस नहीं दे सकता। हालांकि ऑनलाइन नो डाउट वीडियो के थ्रू आप कहीं ना कहीं प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हो, बट कुछ हॉस्पिटल की सर्विसेज ऐसी होती है जिनको आप वीडियो के थ्रू प्रोवाइड नहीं कर सकते। बट अल्ट्रासाउंड करना है, अल्ट्रासाउंड करना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने वीडियो कॉलिंग कर ली और वीडियो कॉलिंग के थ्रू अल्ट्रासाउंड कर दिया, नॉट पॉसिबल। तो कस्टमर और सर्विस को एक साथ रखना पड़ता है। सर्विस फैसिलिटी लेआउट शुड प्रोवाइड फॉर इजी एंट्रेंस टू दीज फैसिलिटीज, लार्ज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड एम्प्लॉय लाइटेड पार्किंग एरियाज, वेल डिजाइंड वॉकवे चलने के लिए,
पार्किंग एरियाज आर सम ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस फैसिलिटी। ये क्या है? दीज आर द सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी एक पार्किंग एरिया की जरूरत हो सकती है, वॉकवेज की जरूरत हो सकती है, तो दीज आर द सर्विसेज। बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिग्री ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट, टू टाइप ऑफ सर्विस फैसिलिटी लेआउट इमर्ज। दो तरीके की सर्विस फैसिलिटी लेआउट यहां पे गिवन है। एक है दोज दैट आर ऑलमोस्ट टोटली डिजाइन्ड अराउंड द कस्टमर, टोटली डिजाइन्ड अराउंड द कस्टमर रिसीविंग एंड सर्विसिंग फंक्शन। कस्टमर आए, सर्विस हम देंगे उनको, सच एज बैंक्स। बिना आए भी सर्विस आप दे सकते हो नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू। जब तक कस्टमर वगैरह साइन ना करे पैसा विड्रॉ नहीं होगा, या फिर एटीएम वगैरह के थ्रू भी आप दे सकते हो। मतलब कस्टमर आए तो भी सर्विस दे सकते हो, नहीं आए तो भी दे सकते हो। एंड दोज दैट आर डिजाइन अराउंड द टेक्नोलॉजीज। दूसरा क्या है? दूसरा सर्विसेज है जो टेक्नोलॉजीज के अराउंड होता है। प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल मटेरियल, दवाई देनी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी सच एज हॉस्पिटल्स वगैरह, जैसे पेशेंट आएगा दवाई देंगे। टेक्नोलॉजीज अल्ट्रासाउंड वगैरह जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो उसमें क्या है? कस्टमर का होना मैंडेटरी है। तो कुछ ऐसी सर्विसेज हो सकती है जो कि कस्टमर के बिना भी हो सकती है, तो कुछ कस्टमर के साथ ही पॉसिबल है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आप मेंशन कर दो, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है बी, एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रेटजीज। एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रेटजीज पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, वो भी 3 नंबर के लिए। तो मैटर तो मेरे पास ज्यादा है नो डाउट, 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस पूरा मत लिखो आप, 3 नंबर के लिए लिखो। और 3 नंबर के लिए अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखो, और ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट आप पूरा का पूरा डिटेल मत दो, आप केवल और केवल ये पॉइंट मेंशन कर दो। लाइक लिख दो द वेरिएबल्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम जो होते हैं, वो लेबर, मटेरियल, कैपिटल, दीज आर द प्रोडक्शन सिस्टम के वेरिएबल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। यू कैन से मोर लेबर एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट हाई वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ज्यादा प्रोडक्शन करना है, ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ सकती है आपको। हेंस द एम्प्लॉयमेंट एंड यूज ऑफ ओवर टाइम आर द 2 रेलिवेंट वेरिएबल्स। ठीक है, एम्प्लॉई चाहिए और उनसे ओवर टाइम करवा के हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। मटेरियल हेल्प टू रेगुलेट आउटपुट, मटेरियल की जरूरत पड़ती है आउटपुट के लिए। These controllable variables constitute pure strategies by which fluctuations in demand and uncertainties in production activities can be accommodated. Vary the size of the workforce. आप लेबर कम ज्यादा करके अपने आउटपुट को कम ज्यादा कर सकते हो, मार्केट की जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर सकते हो। वर्कर के जो आवर्स वर्कड है उनको कम ज्यादा करके आप अपना प्रोडक्शन कम ज्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। इन्वेंट्री लेवल को कम ज्यादा करके आप मार्केट की डिमांड को कम ज्यादा या सेटिस्फाई कर सकते हो। सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू भी अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करवा के भी आप उस कमी को पूरा कर सकते हो। तो सिंपल सी बात यह है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये डिटेल मत दो आप केवल और केवल ये पॉइंट मेंशन कर दो, आपको 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें सी, तो सर नेक्स्ट शॉर्ट नोट लिखना है आपको प्रोसेस डिजाइन पे। प्रोसेस डिजाइन पे, तो प्रोसेस डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो प्रोसेस डिजाइन पे भी मेरे पास मैटर तो ज्यादा है, लेकिन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप इसमें से केवल और केवल 3 नंबर का ही मैटर लिखो। मेरे पास ये जो 2 स्लाइड है, आप एक ही स्लाइड लिख दो, इसमें ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। प्रोसेस डिजाइन इज कंसर्न विद द फॉलोइंग, या लिखते हो तो 8 पॉइंट मत लिखो, 2-3 पॉइंट लिख के छोड़ दो। सिंपली प्रोसेस डिजाइन में शॉर्ट नोट में आप क्या लिख सकते हो? प्रोसेस डिजाइन का सबसे पहले तो मीनिंग लिख दो एक तरीके से कि प्रोसेस डिजाइन इज कंसर्न विद द ओवरऑल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू अचीव प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। प्रोसेस डिजाइन करोगे, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रोसेस डिजाइन करो। इट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वर्क स्टेशन टू बी यूज्ड, किस किस वर्क स्टेशन पे काम होना है, क्या क्या काम होना है, कौन कौन सी मशीन और इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी नेसेसरी टू कैरी आउट द ऑपरेशन। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आर डिटरमाइंड, सीक्वेंस कैसे डिसाइड करोगे? तो सर प्रोडक्ट का नेचर क्या है, क्या मटेरियल यूज होना है, कितना प्रोड्यूस होना है, एग्जिस्टिंग फिजिकल लेआउट क्या है प्लांट का, उसके अकॉर्डिंगली। वैसे तो 3 नंबर में सफिशिएंट है, बट फिर भी थोड़ा और लिखना चाहो तो यू कैन राइट प्रोसेस डिजाइन इज कंसर्न विद द फॉलोइंग। ये 8 पॉइंट है, 8 में से कोई भी 3 पॉइंट 4 पॉइंट आप मेंशन कर दो। Process design is concerned with the following characteristics of the product or service offered to the customer. Expected volume कितना बनाना है, कौन कौन से इक्विपमेंट मशीन से अवेलेबल है विद द फर्म टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट,
वेदर इक्विपमेंट एंड मशीन शुड बी ऑफ स्पेशल पर्पज या जनरल पर्पज, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट मशीन्स क्या आने वाली है, लेबर स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड कितनी जरूरत होगी, कौन कौन सी लेबर की जरूरत होगी, उनके क्या वेजेस के रेट होंगे, एक्सपेंडिचर क्या क्या खर्चे होंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और वेदर द प्रोसेस शुड बी कैपिटल इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन बेस्ड है या फिर मैनुअल बेस्ड है। तो मैटर काफी सारा है इसमें, 3 नंबर में आप इसको शॉर्ट में मेंशन कर सकते हो। इसके बाद ये जो ए बी और सी 3 पार्ट थे, ये 3 पार्ट है आपके ऑपरेशंस मैनेजमेंट के। इसके बाद जो डी और ई रखा गया है वो रखा गया है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में से। डी और ई जो है वो दिया गया है आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में से। तो नेक्स्ट आपको शॉर्ट नोट लिखना है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो सर ये 5 पॉइंट आप लिख दो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे कि इट इज फोकस्ड ऑन मेकिंग ऑप्टिमल स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मेन पर्पस क्या, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना। इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय प्लान्स, ये प्लान कौन बनाता है, मैनेजमेंट। एनालिटिकल प्रोसेस है। इट इज फोकस्ड ऑन बिजनेस इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल वेरिएबल्स एंड इट इज अबाउट चूजिंग थिंग्स टू डू, कौन कौन से काम अपने को करने हैं वो आप यहां पे डिसाइड करते हो। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स, 500 लिख दो, आपको 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। और फाइनली बात करूं मैं तो स्ट्रेटेजिक फिट एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्रेच पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। स्ट्रेटेजिक फिट एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्रेच पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो सर स्ट्रेटेजी जो है, स्ट्रेटेजी कैन बी सीन एज मैचिंग द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज टू द एनवायरनमेंट इन विच इट ऑपरेट्स, कि आपके पास क्या रिसोर्सेज है और जिस एनवायरनमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हो वहां पे आपको क्या एक्टिविटीज करनी है। दिस इज समटाइम नॉन एज सर्च ऑफ स्ट्रेटेजिक फिट। मतलब हम क्या कोशिश करते हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी को फिट करने की कोशिश करते हैं कि ये इन्वायरमेंट है, ये मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो मेरे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है मैं उस एनवायरनमेंट में फिट करके अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहता हूं और जो टारगेट है वो अचीव करना चाहता हूं। द नोशन ऑफ स्ट्रेटेजिक फिट इज डेवलपिंग स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजिक फिट का मतलब है डेवलपिंग स्ट्रेटेजी बाय आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट and adapting resources and competences so as to take advantage of this, कि क्या environment है और इस environment में मैं अपनी strategy अप्लाई करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट किस तरीके से ले सकता हूं अपने रिसोर्सेज से। strategy can also be seen, ये बात हुई strategic fit की, strategy can also be seen as building on or stretching an organization resources and competences to create new opportunities or to capitalize on them। अपने पास जो रिसोर्सेज उनको स्ट्रेच करना मतलब कम रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट के लिए यूज करना। स्ट्रेच इज द लेवरेज ऑफ द रिसोर्सेज। स्ट्रेच का मतलब होता है मेरे पास जो रिसोर्सेज है उसका बेनिफिट उठाना कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, एंड कॉम्पिटेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि मैं अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करूं कि बाकी जो कॉम्पिटिटर है मेरे उनके कंपैरिजन में मैं उनको ज्यादा एडवांटेजेस तरीके से यूज कर सकूं, एंड और यील्ड न्यू अपॉर्चुनिटीज, और नई अपॉर्चुनिटी फाइंड करके उसमें यूज करके ज्यादा बेनिफिट ले सकूं। तो स्ट्रेटेजिक फिट में तो क्या होता है, जो इन्वायरमेंट है उसी में मैं अपने रिसोर्सेज को फिट करने की कोशिश करता हूं और मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करता हूं। लेकिन अगर आप बात करोगे स्ट्रेटेजिक स्ट्रेचिंग की, तो स्ट्रेचिंग में हम क्या कोशिश करते हैं, नई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके बाकियों के कंपैरिजन में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने रिसोर्सेज को इस नई अपॉर्चुनिटी में यूज करके और ज्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करूंगा इन कंपैरिजन विद एग्जिस्टिंग जो एनवायरनमेंट है उसके कंपैरिजन में। तो स्ट्रेटेजिक फिट में हम अपने रिसोर्सेज को फिट करने की कोशिश करते हैं, जबकि स्ट्रेचिंग में हम नई अपॉर्चुनिटी में अपने रिसोर्सेज का लीवरेज लेने की कोशिश करते हैं, बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स। पहले 3 पॉइंट रिलेट करते हैं स्ट्रेटेजिक फिट से रिलेटेड और लास्ट 2 पॉइंट जो है वो स्ट्रेच से रिलेट करते हैं। तो ये 5 पॉइंट आप मेंशन करो, आपको 3 नंबर यहां पे मिलेंगे। 4 ही शॉर्ट नोट करने आपको, 500 के 500 इन एनी केस नहीं करने। और सेक्शन सी में फिर से याद दिला रहा हूं 6 में से 4 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। सजेशन मेरा ये है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है, जैसे अगर मुझे सिलेक्ट करने के लिए बोला जाए
तो मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जरूर करूंगा, उसके अलावा बाकी कोई भी 2 क्वेश्चन मैं पिक कर लूंगा, क्योंकि 4 और 5 मेरा क्या है, प्रैक्टिकल पोर्शन है। इसके बाद जो सेक्शन डी आता है, सेक्शन डी भी 12 नंबर का ही है, ओएम का और एसएम का। ओएम एसएम 70-30 होने की वजह से यहां पे सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे आपको कॉस्ट एफएम में दिए गए थे, बिल्कुल वैसे ही सर 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन एंड 10th क्वेश्चन, जिसमें 9th अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 9th क्वेश्चन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है सीपीएम पार्ट का, ओएम का, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो यहां पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन देने की कोशिश है, और वो भी एज ए केस स्टडी यहां पे रखने की कोशिश की जा रही। क्वेश्चन नंबर 9 प्रोजेक्ट प्लानिंग का क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, सीपीएम पार्ट का क्वेश्चन है। मिस्टर जेड, ए प्रोजेक्ट मैनेजर, इज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट एंड गॉट स्लाइटली कंफ्यूज्ड। सिंपल सी अगर मैं बात कहूं आपके सामने, तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा फालतू बातें काफी सारी लिखी हुई होती है। द मेन कंफ्यूजन इज अराउंड प्रायोरिटाइजिंग द एक्टिविटीज। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, it is very imperative to set a logical relationship among the activities in the project. कोई रेलेवेंसी नहीं है, तीनों लाइन फालतू। It is essential for a core project team to decide the dependencies among the activities so that they can work in an ideal manner to accomplish the project goals. फालतू लाइन। It is imperative to know how to prepare a network diagram, know the contents of a network diagram, and before all, you should first know the definition of a network diagram. कहते हैं नेटवर्क डायग्राम की डेफिनेशन पता करो, उसके कंटेंट क्या होते हैं वो पता करो, कैसे बनता है वो पता करो, हमें सब पता है। इररिलेवेंट लाइन है। बेस्ड ऑन द नेटवर्क डायग्राम द प्रोजेक्ट मैनेजर विल गेट द ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स अगेंस्ट एवरी एक्टिविटी। एक्यूमुलेटिंग दैट लेट्स यू डिराइव द ओवरऑल प्रोजेक्ट शेड्यूल, so you can understand how important this tool is for a project manager while accomplishing the project goals. इसमें मेनली लिखा हुआ है कि नेटवर्क डायग्राम का काम क्या है, फालतू लाइन है। ए वेरी क्रूशियल प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 11 एक्टिविटीज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के। कहते हैं एक प्रोजेक्ट है, इसमें 11 एक्टिविटीज होनी है ए से लेकर के तक, वॉज असाइन टू यू, ठीक है। द नेटवर्क डायग्राम and critical path was constructed and the work of scheduling was to commence. कहते हैं इन्होंने एक नेटवर्क डायग्राम बनाया, क्रिटिकल पाथ भी कंस्ट्रक्ट कर लिया, और वर्क ऑफ शेड्यूलिंग, वर्क शेड्यूल भी शुरू हो चुका। मिस्टर जेड इज द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड हैज मिसप्लेस्ड सम पेपर्स। लेकिन हुआ क्या, मिस्टर जेड जो प्रोजेक्ट के मैनेजर है उनसे कुछ पेपर मिसप्लेस हो गए, विच हैड द क्रिटिकल पाथ, जिसमें उन्होंने क्रिटिकल पाथ का डेटा लिखा हुआ था, and other details about the project, वो पेपर मिस हो गया। He was fortunate to find a partial network diagram, तो अब उनको एक पार्शियल नेटवर्क डायग्राम मिल गया, ढूंढा तो पार्शियल मिल गया, which is as follows। ये पार्शियल नेटवर्क डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 7 एक्टिविटीज है केवल, जबकि ऊपर इन्होंने 11 एक्टिविटीज की बात करी थी। बिफोर द टीम मीटिंग he is required to prepare some papers on the activity relationship, activity duration and critical path। अब कोई मीटिंग होनी है और इस मीटिंग से पहले ये जो मिस्टर जेड है वो इससे रिलेटेड कुछ डेटा गैदर करना चाह रहे हैं कि क्या ड्यूरेशन था, क्या क्रिटिकल पाथ था, इससे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और वो हमसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं हमसे, 6 नंबर में 2 पार्ट, 2 नंबर और 4 नंबर। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज इन द नेटवर्क डायग्राम। कहते हैं ये जो नेटवर्क डायग्राम हमें बना के दिया हुआ है इसमें एक्टिविटीज फाइंड आउट करो। सर एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 है, 1 से 2 है, 1 से 3 भी है, 1 से 3 भी एक एक्टिविटी है, देन 2 से 5 है, 2 से 5 भी एक एक्टिविटी है, देन 2 से 4 भी एक एक्टिविटी है, देन 3 से 4 एक्टिविटी भी है, देन 3 से और कुछ नहीं है, 4 से
4 से 6 एक्टिविटी भी है एक, इधर से देखें तो 5 to 6 एक्टिविटी भी है, और देन 6 to 7 एक्टिविटी। डायग्राम से आप ये 8 एक्टिविटीज फाइंड आउट कर पा रहे हो। क्वेश्चन ने डायग्राम की ही एक्टिविटी पूछी है, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज इन द नेटवर्क डायग्राम। तो एक्टिविटीज हमें पता है इस तरीके से फाइंड आउट होती है, क्योंकि जब हमारे पास ये एक्टिविटीज गिवन होती है तो हम डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम से हम एक्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला 2 नंबर का क्वेश्चन तो यही है, आपको एक्टिविटीज बतानी थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। हमें क्रिटिकल पाथ बताना है। देखो क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जिसमें टाइम ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होता है। यहां पे अगर मैं पाथ की बात करूं तो आप 1 से 2 जा सकते हो, देन 2 से 5 जा सकते हो, 5 से 6 आ सकते हो, और 6 से 7 जा सकते हो। एक पाथ ये बनता है। इसमें अगर मैं बात करूं 6 3 9 4 13 और 3 16 दिन का टाइम लगेगा। दूसरा पाथ मैं देख सकता हूं, मैं 1 से 2 पे चला जाऊं, फिर 2 से 5 की तरफ ना जाके 4 की तरफ चला जाऊं, फिर 4 से 6 और 6 से 7। सर इसमें 6 5 11 8 19 और 3 22 दिन का टाइम पीरियड लगेगा। इसके अलावा और क्या तरीके में, 1 से 3 पे चला जाऊं, फिर 3 से 4, 4 से 6 और 6 से 7। अगर ऐसा करता हूं तो 4 और 6 10, 8 18 और 3 21 दिन का टाइम लगेगा। और तो आई थिंक एक ये पाथ है, एक ये पाथ है, एक ये पाथ है, बाकी तो कोई पाथ यहां पे मुझे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये 3 पाथ है। तो सर क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जिसमें टाइम ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होता है। तो 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 7 ये आपका क्रिटिकल पाथ होगा। और क्रिटिकल पाथ पे जो ड्यूरेशन होता है, ऑल्सो फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो क्रिटिकल पाथ पे ये जो टाइम पीरियड है वही आपका ड्यूरेशन होता है 22 डेज। तो सिंपल क्वेश्चन है, 6 नंबर में आपको एक्टिविटीज बतानी है, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है और ड्यूरेशन बताना। आपके 6 नंबर आ गए। इस क्वेश्चन को करने में आपको 6 मिनट भी इन एनी केस नहीं लगने वाले। 6 मिनट तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया। और सेक्शन डी में जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी केस स्टडी है, बट ये है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो 6 नंबर का ओएम का चला गया, नेटवर्क डायग्राम का, तो 6 नंबर का एसएम का क्वेश्चन आ गया इसके अंदर। क्या है ये एसएम का क्वेश्चन? मिस्टर ए बी एंड सी वर स्टडिंग इन द 3rd ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन। केस स्टडी बेस्ड है। 3 पर्सन है, ए बी सी 3rd ईयर में पढ़ते हैं। तो फादर ऑफ मिस्टर बी इज इंडल्जिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। मिस्टर बी के जो फादर है वो हैंडीक्राफ्ट में डील करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वन डे while visiting the working place of his father, Mr. B struck an idea to manufacture the handicraft with a new manufacturing process and style. एक दिन मिस्टर बी अपने फादर के साथ उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लेस पे गए। Later on, while sitting in the college canteen at lunch time, Mr. B shared the idea with his friends, Mr. A and Mr. C. कैंटीन में बैठे हुए थे ए बी सी, तो बी ने जो हैंडीक्राफ्ट बनाने का आइडिया है वो मिस्टर ए और मिस्टर सी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। एंड दे स्टार्टेड ए वर्कशॉप बाय द नेम न्यू स्टाइल, व्हिच इज एन एस्टैब्लिशमेंट वेयर दे कैरी आउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट। अकॉर्डिंगली उन्होंने एक नया वर्कशॉप ओपन किया, फैक्ट्री ओपन करी न्यू स्टाइल के नाम से, और वहां पे हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। द बिजनेस वाज डूइंग क्वाइट वेल and they were producing in large quantities to meet the demand. हालांकि ये सारी फालतू बातें हैं। However, there arose some issues with the performance due to increased competition, and the three of them had a discussion among them to strategically tackle the situation. अच्छा चल रहा था बिजनेस, बट कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में। अब उस बढ़े हुए कंपटीशन के साथ ये डील करना चाह रहे हैं और उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहे हैं। They found that there are several factors which need to be dealt with to outperform the competitors. कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि competitors के against में outperform कर सकें। A, B and C started to review literature on the related problem area, and they found out that they can refer to Porter's 5 forces model for assessing their competitive strength. उन्होंने लिटरेचर वगैरह पढ़े और कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे गया पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल। बस यहीं से आपको पकड़नी है बात को,
सर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसमें आपको पोर्टर के जो 5 फोर्सेस मॉडल है वो डिस्कस करने हैं. They found that the model gives a detailed analysis of some common elements which need to be studied in detail and which might help them to resolve the issue. In this context, answer the following question. Sir, 3 क्वेश्चन है, इनका आंसर अपने को देना है. सबसे पहले, while using this framework, Porter 5 forces model, mention the things to be kept in mind by Mr. ABC. पोर्टर के जो 5 फोर्सेस मॉडल है, इसको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें अप्लाई करना चाहिए? तो सर सिंपल सी बात है, इसका आंसर ऑलरेडी थ्योरेटिकली है. तो थ्योरेटिकली आंसर है, तो मैंने यहां पे ऑलरेडी स्लाइड रख दी है. इसमें आपको पोर्टर के 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क मेंशन करने हैं. द 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क हेल्प टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ कंपटीशन इन इंडस्ट्री और सेक्टर. When using this framework to understand competitive forces, it is essential to keep in mind the following. ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं. पॉइंट नंबर 1, it must be used at the level of strategic business unit SBU and not at the level of whole organization. SBU डिपार्टमेंट वाइज अप्लाई करना है सबसे पहले तो. दूसरा, the framework must not be used just to give a snapshot in time. It is important not just to describe these forces but also to understand how they can be countered and overcome in the future. केवल और केवल आपको स्नैपशॉट नहीं करना, आपको क्या करना है, यह भी देखना है कि फ्यूचर में किस तरीके से आपको इसके साथ डील करना पड़ सकता है. थर्ड पॉइंट, these competitive forces will not only be subject to steady changes into the future but more importantly the discontinuities caused by changes in the macro environment. आपको मैक्रो एनवायरमेंट के साथ भी डील करना है, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे फ्यूचर में, उनके साथ भी डील करना है. द 5 फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. हर एक पॉइंट जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. कॉम्पिटिटिव बिहेवियर भी आपको देखना पड़ेगा मार्केट का, मे बी कंसर्न विद डिस्टरप्टिंग दीज फोर्सेज एंड नॉट सिंपली अकोमोडेटिंग देम. ऐसा नहीं है कि एक बार अप्लाई कर दिया तो बाद में निस्फिकर होकर बैठ गए. आपको मार्केट को टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा. दीज आर द पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड एट द एप्लीकेशन ऑफ 5 फोर्सेज मॉडल. 2 नंबर में आपको लिखना है, तो 2 नंबर में आप कोई भी, वैसे तो ये 500 पॉइंट लिखोगे तो ही ठीक है, क्योंकि पोर्टर्स 5 फोर्सेज फ्रेमवर्क इसको बोला जाता है. 500 पॉइंट मेंशन करो, बेटर है. इसके बाद बी पॉइंट कहते हैं मेंशन द एस्पेक्ट दैट दे शुड रिमेंबर रिगार्डिंग बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. कहते हैं बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर के रिगार्डिंग उनको कौन से पॉइंट ध्यान में रखने, क्या एस्पेक्ट ध्यान में रखना है. तो उसके लिए बार्गेनिंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बायर पावर इज लाइकली टू बी हाई कब, व्हेन सम ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रिवेल. तो ये पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं. Point number 1, the product or service that the industry supply comprise a large number of small operators. दूसरा, there is a concentration of buyers, particularly if the volume purchases of the buyers are high. C point, when the supply industry depends on the buyers. चौथा point, there are alternative sources of supply. पांचवा, when switching costs are low. तो बायर के साथ बार्गेनिंग करते वक्त इन पॉइंट्स को ध्यान में रखो कि स्मॉल ऑपरेटर और लार्ज नंबर हो, तो उनको समझाओ कि छोटे छोटे बायर्स हैं और हम बड़े बायर हैं, तो हमारे साथ डील करो. वॉल्यूम जो आप बाय करते हो उसको लेकर डील करो, उस पे कॉन्सेंट्रेट करो कि देखो आप 10-10 यूनिट बेच रहे हो, हम एक साथ 1000 यूनिट खरीदेंगे. जब सप्लायर जो है वो इंडस्ट्री पे, आपकी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज, वो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज उनको दिखाओ कि देखो वो भी है, वो भी है, वो भी है, मैं उनसे भी माल ले सकता हूं और मैं आपके यहां से दूसरी जगह स्विच करूंगा, कॉस्ट कम आएगी मेरी. तो इस तरीके से जब आप उनको पॉइंट्स दिखाओगे तो आप सामने वाले पर्सन के साथ बार्गेनिंग कर सकते हो एज ए बायर. और 2 नंबर की वेटेज इसकी है, तो कोई भी 4 पॉइंट आप मेंशन कर दो. और सी पॉइंट में क्वेश्चन जानना चाहता है, एज वी गेट टू नो फ्रॉम द केस दैट न्यू स्टाइल वाज प्रोड्यूसिंग इन लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं, what advantage can they get against new entrants due to this. अब नए नए बंदे आते हैं आपके कंपटीशन में, तो उसके अगेंस्ट में आपके एडवांटेजेस क्या होंगे अगर आप हाई वॉल्यूम में डील करते हो. तो सर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा, आपकी कॉस्ट कम आएगी बाकी के कंपैरिजन में. इसके अलावा आप अपने ब्रांड की लॉयल्टी बनाओ, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम हाई बेचते हो इसका मतलब आपका नेशनल लेवल पे बिजनेस है, ब्रांड है आपका. एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, आपको कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा क्योंकि आपके जो बायर्स है आप उनके साथ डील कर सकते हो, आपके जो लेबर वगैरह है आप उनके साथ डील कर सकते हो. कस्टमर की स्विचिंग कॉस्ट हाई हो,
ऐसा इस तरीके का प्रोडक्ट हो, इस तरीके की इंडस्ट्री अगर है कि भाई आप एक जगह से दूसरी जगह स्विच ओवर करते हो, कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस है, आप तो एक बड़ी कंपनी हो, बाकी जो छोटे छोटे न्यू एंट्रांट्स आएंगे उनको रूल्स रेगुलेशन समझने पड़ेंगे, अप्लाई करने में दिक्कत आएगी, और अगर आप लार्ज क्वांटिटी में डील करते हो तो आप उनको इजीली हैंडल कर सकते हो। दीज आर सम पॉइंट्स कि सर न्यू एंट्रांट्स के कंपिटिटिव में आपको ये बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं, तो आप अपना इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेंटेन करो, बिजनेस का ब्रांड बनाओ, इस सिचुएशन में आपको बेनिफिट्स होंगे। तो 2-2 नंबर की वेटेज है, तो बहुत ज्यादा मैटर लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो पूरी की पूरी स्लाइड्स आपको दिखा दी है कि 5 पॉइंट इतने, बट आप ओपन होके मत लिखो, आप थोड़ा क्लोजली लिखो, सिंपल सी बात है, आप केवल पॉइंट्स मेंशन करो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ब्रांड लॉयल्टी, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशन, इसके अंदर आपको लिखना है, एक एक लाइन का मैटर लिखो, बहुत ज्यादा मैटर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर OMSM MTP, जिसमें अगर मैं सिंपली कहूं तो केवल और केवल मुझे प्रॉब्लम एक लगती है अगर इस तरीके का पेपर आता है तो, और वो प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेकर, क्योंकि ओएम में प्रैक्टिकल पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल पोर्शन मुझे यहां पे केवल और केवल 22 नंबर का दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये 9th क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल पोर्शन में ही कवर होता है, और इसके पहले 2 क्वेश्चन और आपके आए, एक 4B में और एक आपका 5A, तो 8, 8 और 6, 22 नंबर का ही प्रैक्टिकल पोर्शन दिखाई दे रहा है, जबकि ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर काफी सारा पोर्शन है स्टडी मटेरियल के अंदर प्रैक्टिकल, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल पोर्शन इसमें बढ़ना चाहिए, कम से कम भी अगर मैं बात करूं 70 मार्क्स का अगर हमारा ओएम है तो कम से कम 35 से 40 नंबर का प्रैक्टिकल पोर्शन तो आना ही चाहिए, 40 नंबर तो कम से कम प्रैक्टिकल आना ही चाहिए। जो हमारा ओल्ड पैटर्न चलता था उसके अंदर अराउंड 45-47 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन होता था, तो अगर हम एक्सपेक्ट करें कि एमटीपी के बेसिस पे ही हमारा पेपर आएगा, तो इस बारी मैं यही कहूंगा कि आपको थोड़ा सा थियोरिटिकली ध्यान रखना है, और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने के लिए मैं यही कहूंगा अपने नोट्स जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए, क्योंकि हमने अपने नोट्स में हर पैराग्राफ को बुलेट फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा हुआ है, तो आपको वहां पे पढ़ने में काफी ज्यादा आसानी हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर या फिर नेक्स्ट दूसरे सब्जेक्ट के एमटीपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।